Hello my dear students, today I will teach you 10th history chapter nationalism in India. Previous video में मैं how participants saw the movement के बारे में बताई थी, जिसके अंतर्गत rich peasants and poor peasants. दूसरे पॉइंट में था big businessmen and the factory workers और लास्ट में पार्टिसिपेशंस ऑफ वुमेन्स। ये पांचों टॉपिक उसमें मैं बताई थी, जिसमें कि कुछ उसके लिमिट्स के बारे में भी बताई थी कि जिस प्रकार कि कांग्रेस जो पुअर पीजेंट्स थे उनके डिमांड को वो मान नहीं रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे हमारे कंट्री में जो रिच पीजेंट्स हैं वो हमसे कहीं रुष्ट ना हो जाए, जिसके चलते वो पुअर पीजेंट्स के कॉज को वो ले नहीं रहे थे। दूसरी चीज फिर हम देखे थे कि बिग बिजनेसमैन और फैक्ट्री वर्कर्स में फैक्ट्री वर्कर्स के डिमांड्स को भी वो लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं यहाँ के जो बिग बिजनेसमैन हैं वो कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। तो और वुमेन्स पार्टिसिपेशन में हम क्या देखे थे? तो वुमेन्स पार्टिसिपेशंस में वो वुमेन्स के पार्टिसिपेशंस का कोई पोजीशन असिस्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेंट्स के रूप में रहें, लेकिन आपकी कोई पोजीशन नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुअर पीजेंट्स और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था सीडीएम मूवमेंट में, वो उनकी कुछ लिमिटेशन रह गई। यानी कि बहुत ये लोग फुल स्विंग में सीडीएम मूवमेंट को यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ये फुल स्विंग में सपोर्ट नहीं कर पाए थे। तो हम पिछले वीडियो से ही इसके लिमिट्स के बारे में मैं बताते जा रही हूँ। आज है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित क्लास के जो पीपुल हैं उनके बारे में मैं स्पेशली बता रही हूँ। तो 1930 तक में जो अनटचेबल्स थे हमारे कंट्री में, वो अपने आप को दलित घोषित कर दिए थे कि भाई हम क्या हैं? दलित क्लास हैं, यानी डिप्रेस्ड क्लास है 1930 में। और ये 1930 में दलित और डिप्रेस्ड क्लास का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था और उनको अनटचेबल्स को दलित या डिप्रेस्ड क्लास घोषित कर दिया गया। तो अब 1900 इसमें जो कांग्रेस थे इन दलित क्लास के पीपुल के कॉज को वो फुल स्विंग में नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर हम दलित के डिमांड को मानते हैं तो हमारे इंडिया में जो हाई कास्ट के जो पीपुल हैं या हाई क्लास के जो पीपुल हैं तो या बिग बिजनेसमैन हैं, ये हमसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए वो सनातनीज को नाराज करना नहीं चाह रहे थे। इसके चलते ये दलित के कॉज को वो फुल्ली रूप से वो लोग सपोर्ट नहीं दे रहे थे। इनकी सूचना, इन दलित के डिमांड की सूचना जब गांधी जी के कानों तक पहुंचती है तो गांधी जी को लगता है नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए गांधी जी ने निर्णय लिए कि जहां जहां भी दलित पर जो वहां पे एंट्री लगाई गई यानी रोक लगाई गई है, वहां पे मैं खुद जाकर के टॉयलेट क्लीन करूंगा, जगह जगह जाके साफ सफाई में हाथ बटाऊंगा, ताकि जो भंगी कम्युनिटीज के जो पुअर दलित हैं उनके कामों में कोई बाधा नहीं हो। और वो कहते थे कि भंगी कम्युनिटीज वाले जो पीपुल जो काम करते हैं उनके काम करने में कोई मुझे शर्म की बात नहीं है। इसीलिए वो जगह जगह जाकर के जहां जहां भी डिप्रेस्ड क्लास को या दलित क्लास के पीपुल
को जहाँ रोक लगाई गई थी, चाहे मंदिर हो या पब्लिक ट्यूबवेल का यूज़ करना हो, किसी रोड का यूज़ करना हो, या मान लीजिए किसी स्कूल में वैसे पीपुल को जाने में रोक थी, तो वहाँ पर जा करके गांधी जी ने सत्याग्रह किए और इन दलित क्लास के लोगों के जितने भी राइट्स हैं उनको देने की कोशिश किए। अब ये B.R. अम्बेडकर जी अपने मन में सोचते, या उनका एक ओपिनियन था कि जब तक इस अनटचेबल्स का अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा, तब तक इस समाज से जो ये अनटचेबल्स की जो छुआछूत की जो ये लगी हुई है बीमारी, ये कभी हट नहीं सकती है। इसीलिए उन्होंने गांधी जी या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की चर्चा किए हैं कि आगे मुझे दलित्स के लिए अलग एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कांग्रेस, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तो क्या होती है, इस चीज को मान जाती है कि चलो ठीक है, दलित्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन गांधी जी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं मानने को तैयार हुए? क्योंकि गांधी जी को लगता था कि अगर दलित्स के लिए हम लोग अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करेंगे तो ये हमारे सोसाइटी के इंटीग्रेशन में, यानी कि हमारा जो समाज एक अखंड रूप से एक रूपता प्रदान किए हुए हैं, उसमें इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी बाधा आएगी। और इसी के चलते वो गांधी जी चले जाते हैं फास्ट अनटू डेथ पे, यानी कि मैं तब तक फास्ट पे रहूंगा जब तक ये मेरे काउज को मान नहीं जाते हैं। यानी कि अगर ये मेरे इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में अगर कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग अगर B.R. अम्बेडकर जी करते हैं, तो मैं इस फास्टिंग के जरिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम इनके सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मैं नहीं मानूंगा। अब क्या होती है, चूंकि अंबेडकर जी गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट से बहुत ही प्रभावित थे, वो भी इनके फॉलोअर्स थे, तो अंबेडकर जी गांधी जी से कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दलित के लिए रिजर्व सीट चाहिए। दलित के लिए मुझे क्या चाहिए? रिजर्व सीट, और उसी का रिजल्ट है आपको पूना पैक्ट। इसीलिए लिखा अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज दैट द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व्ड सीट इन प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल में या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट मिल जाता है किनको? दलित क्लास के, यानी जो डिप्रेस्ड क्लास के जो पीपुल हैं उनको ये चीज हासिल हो जाता है। अब क्या होता है इसमें हम देखेंगे, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर जी के चलते, यानी B.R. अम्बेडकर जी इस दलित या डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक वाइटल रोल अदा करते हैं, और उनके ही चलते इस दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले रिजर्व सीट, भावी जो आगामी जो इलेक्शन होने वाले हैं यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उनमें इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है, जरा इन पे गौर करें। Who had organized the Dalits into the depressed classes association in 1930? Describe his achievements। यानी कि पूछा गया है कि who had organized the Dalit into the depressed classes association, कौन ये ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किए थे? तो मैं यहाँ पे बताई हूँ B.R. अम्बेडकर, और इसके बारे में डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट्स, और क्या क्या इनके अचीवमेंट्स हैं इनके बारे में। तो अभी जो कुछ भी मैं बताई हूँ
उसके बारे में आप डिटेल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आप आंसर उसमें दे सकते हैं। एज ए HW के रूप में आप इनको तैयार कर लेंगे। अब आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसमें क्या है, अब इंडिया में हर एक क्लास के पीपुल के लिए कुछ ना कुछ डिमांड को माना जा रहा था, लेकिन उधर जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम के जो लीडर थे या मुस्लिम ग्रुप के जो लोग थे, वो एक एलिनेटेड फील कर रहे थे। एलिनेटेड फील क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, यानी ल्यूकवार्म तरीके से हो रहा है, यानी बहुत कम, नहीं के बराबर। और प्रीवियस वीडियो में मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बताई थी, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट, तो उसमें क्या हुआ था, चौरी चौरा घटना के बाद उस मूवमेंट का डिक्लाइन हो गया। तो डिक्लाइन हो गया, इट मीन्स मुस्लिम्स के डिमांड को वहीं पे खत्म कर दी गई। तो अब ये मुस्लिम्स के जो लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, इनको लगता था कि नहीं, अब मुझे भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिले, लेकिन मुझे अपने मुस्लिम पॉपुलेशन के अनुसार मुझे रिजर्व्ड सीट चाहिए। और रिजर्व सीट के बदले अगर मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट आप नहीं दे सकते हैं मुस्लिम के लिए, तो इनके लिए कुछ रिजर्व सीट आप अवश्य रूप से दें। लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि कांग्रेस जो विभिन्न रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा था कंट्री में, जैसे कि हिंदू महासभा है, और विभिन्न क्लासेस के लोगों के साथ इनका ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा। तो अब उसमें हिंदू महासभा के जो लीडर हैं MR जयकर, इन्होंने घोषणा कर दिए कि नहीं, आपको ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट ही मिलेंगे, ना ही कोई रिजर्व सीट ही मिलेंगे। जिसके चलते क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो खाई है वो बढ़ते ही चला जाता है, और अंत में हम क्या देखते हैं कि वो एक अलग कंट्री पाकिस्तान की मांग कर बैठता है, और अलग उनके कंट्री मिल भी जाते हैं। तो इस प्रकार इस अभी के वीडियो में हम क्या देखें, द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। धन्यवाद।